नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें, योर मनी में हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमाएं ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045200000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, आप यहां जाइए, अपना सवाल हमें भेजिए और ऑन एयर शो में उसके जवाब भी पा सकते हैं। आज हमारे साथ योर मनी में इस वक्त हर्षवर्धन रोंगटा है, सीपीएफ रोंगटा सिक्योरिटीज के, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हर्षवर्धन जी आपका। आज तो जैसा कि हमेशा से हमारा एक दस्तूर कह लीजिए कि रहता है कि हम जब भी शो की शुरुआत करते हैं उसमें कॉलर्स के कॉल लेने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करें जिससे कि लोगों का म्यूचुअल फंड को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो। बहुत सारी इसमें और भी बातें होती हैं, लेकिन क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है तो नवरात्रि को ध्यान में रखकर भी सोच रहे हैं कि कैसे जो निवेश की प्लानिंग लोग इन दिनों में करते हैं उसको लेकर आगे बढ़े। तो आज हम बात करेंगे जो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग गर्ल चाइल्ड को लेकर की जाती है उसकी। भारत में जब भी लड़की पैदा होती है तो हर कोई ये सोचता है कि लड़की के साथ हर्ष जी बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, और इन जिम्मेदारियों को देखते हुए लोग ये प्लानिंग करते हैं। ये शायद हमारे ब्लड में है, हमारे नेचर में है, लेकिन आगे आने वाले सालों में और अभी तक जिस तरीके से हम चीजें देख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस गर्ल चाइल्ड को लेकर एक सिक्योर फ्यूचर उसको कैसे दिया जाए ये भी है। तो कुछ आप प्रकाश डालिए, गर्ल चाइल्ड को लेकर प्लानिंग जो है वो कैसे करें हम, इसके लिए जो आसान से बेस्ट इन्वेस्टमेंट हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। स्मिता, आपने एकदम सही कहा कि जब एक घर में एक बेटी आती है तो बहुत खुशहाली आती है। और आज की तारीख में जो हम मानते हैं, पहले जो फर्क होता था कि गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड में, वो फर्क एटलीस्ट जो मेट्रोज हैं उसमें कम है। आई एम होपिंग और ये विश कर रहा हूँ कि जो छोटे गांव वगैरह हैं उनमें भी ये बदलाव आए। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी या कोई भी तरीके से, एक पेरेंट क्या चाहता है कि भाई अपने बच्चे उनके सेफ रहे, सिक्योर रहे और खुश रहें। और अब हम इसी चीज को अगर एक फाइनेंशियल पैरामीटर से देखते हैं कि भाई आप इमोशनली जो कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन फाइनेंशियली आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो आपको वक्त आते हुए जरूरत पड़ने वाली है। तो शुरू करेंगे हम। पहली बात अगर देखें तो आप देखेंगे उनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स में आपके पास आने वाले हैं जो स्कूलिंग के खर्चे हैं, जो अदरवाइज जो को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। तो वो चीज एक सेफ, सिक्योर और हैप्पीनेस की जो हम बात कर रहे हैं उसका एक पहलू बनता है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं तो आपको डेट प्रोडक्ट्स, डेट म्यूचुअल फंड हैं या रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, जो प्रोडक्ट आप समझते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, ताकि जब जरूरत पड़े आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं और एजुकेशन के लिए या कोई और जरूरतों के लिए आप वो यूज कर सकते हैं। तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है पहली, कि कई ऐसे खर्चे आने वाले हैं आपके पास जो शॉर्ट टर्म नेचर में है, तो उसमें आप कौन से प्रोडक्ट मैच करेंगे? आप डेट प्रोडक्ट या रिकरिंग डिपॉजिट या ऐसे कोई प्रोडक्ट जिसमें इक्विटी का कोई एक्सपोजर नहीं होता है। जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो है हायर एजुकेशन के लिए। आज की तारीख में अगर आप अपनी बेटी को या अपने बेटे को, किसी को भी आप अगर एक आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन नहीं, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक की भी प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि उसके साथ ही उनका फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर रह सकता है। इसकी प्रेपरेशन, क्योंकि आपको पता है ये आपकी बेटी जब 18 या 20 साल की होगी उस समय आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो क्यों ना हम उसकी तैयारी पहले से ही करने लग जाए। ऐसा आपको जरूरी नहीं है कि उनके 15 साल के होने की उम्र का वेट करना है। जब वो पैदा होती है उसी समय से आप, या जब आपको इस चीज का ज्ञान होता है तब से आप शुरू करें। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी छोटी राशि से आप लंबी एक बड़ी अवधि जमा कर पाएंगे। और ये क्योंकि एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, इसमें आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का सहारा जरूर लें, क्योंकि इक्विटी लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल रखता है। तीसरी चीज जो डेट साइड में लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, तो इक्विटी एक एसेट हो गया जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी, एक गर्ल चाइल्ड के लिए सरकार ने स्पेसिफिकली स्कीम निकाली है जो बहुत पॉपुलर भी है, कई लोग इसे जानते हैं, वो है सुकन्या समृद्धि योजना। तो आप उसमें पैसे लगाएं। ये एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। 8% आपको सालाना इंटरेस्ट मिलता है, जो जमा होता है, ऑफकोर्स मिलता नहीं है लेकिन जनरेट 8% के हिसाब से होता है।
और आपको ये टैक्स फ्री है, इस पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना है। तो बहुत अच्छी स्कीम है, स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड के लिए है, तो उसका लाभ जरूर उठाएं। एक पहलू जो हम हमेशा कहते हैं कि जैसे हमने बात करने जो पैरामीटर सेट किए कि हम चाहते हैं कि हमारी जो बेटी है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे और खुश रहे। इसका एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि एक कभी भी कोई भगवान ना करे कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट उनका दिलवा सकें। ये नहीं कि पैसों की वजह से आपको ट्रीटमेंट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें। अब हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आप मेक श्योर कि एडिक्वेट हो। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं उनके पास इंश्योरेंस होता है लेकिन क्या वो एडिक्वेट है? वो छोटी पॉलिसीज होती है, 2, 3, 5 लाख की पॉलिसीज होती है, उतना सफिशिएंट नहीं है। आज की तारीख में आपको एक ऐसा प्रोविजन बना के रखना है जो लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहे। सिर्फ मेडिकल खर्चे आज के नहीं, आप 10 साल 15 साल बाद के जो मेडिकल खर्चे होंगे उसी को ध्यान में रखते हुए आज सम इंश्योर ले सकते हैं। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस आप जरूर लें। और लास्ट एक चीज और मैं कहूंगा कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास सुविधा है कि आप प्लान कर सके, तो एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी या एक घर जैसी आपकी सिचुएशन हो, अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट बनाने की कोशिश करें। अगर आपके पास सुविधा है तो एक घर बनाने की कोशिश करें। ये मैंने कई फैमिलीज में देखा है कि शादी के बाद भी वो चाहते हैं कि उनकी बेटी के पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो या अपना घर हो, ताकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे। माँ बाप रहे ना रहे, एक ऐसी एसेट आप बना के दे दें तो ताकि उनको कभी भी तकलीफ आए तो उनके पास या तो खुद का घर है या तो इनफ फाइनेंशियल एसेट्स है जिससे वो खुद के खर्च या एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने माँ बाप की तरफ से पा सके। जी हर्षवर्धन जी, क्योंकि हम यहाँ पर बेटियों की बात कर रहे हैं, उनके लिए उनके फ्यूचर सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगी। ज़माना बदला और हम थोड़े डेवलप हुए और अब पोर्टफोलियो जो हम देखते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि 2 टारगेट, खास करके अगर आपके गर्ल चाइल्ड हो तो 2 टारगेट सेट किए रहते हैं। पहला बच्चे की पढ़ाई के लिए, दूसरा बच्चे की शादी के लिए, और उसके अकॉर्डिंग वो पूछते हैं कि इस टारगेट को हम कैसे हासिल करेंगे। मैं आपसे यहां पर यह जानना चाहूंगी कि अगर कोई सिंपल पोर्टफोलियो बनाता है और उसमें 2 टारगेट्स को लेकर चलता है तो उसमें जैसा कि आपने बताया कि इक्विटी में आप निवेश करिए, एसेट एक तरीके से आपके लिए होता है, तो जो एलोकेशन होना चाहिए ये 2 टारगेटों को हासिल करने का, वो किस तरीके से आपको एक पोर्टफोलियो में दिखना चाहिए? तो स्मिता देखिए, मैं ये कहूंगा कि हर एक इंसान के पास ना, हर एक फैमिली के पास बहुत सारे गोल्स होते हैं पूरा करने के लिए। तो कई बार हमें उसे रैशनलाइज करना पड़ता है कि हम कहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंस दें। तो हो सके तो आप दोनों चीजों के लिए, जो बच्चों की आपकी डॉटर की शादी के लिए है और डॉटर की पढ़ाई के लिए है, आप दोनों के लिए इक्वल एलोकेशन कर सके तो प्लीज करिए। अगर कोई कारण से आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि भाई आपके बहुत सारे गोल्स होते हैं लाइफ में, तो अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है और रिसोर्सेज लिमिटेड है तो बेशक आप पढ़ाई पे ध्यान दें। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप अपनी डॉटर को अच्छी तरह पढ़ा लें तो शादी के खर्चे क्या है ना, आपको कोर्ट मैरिज से लेके एक डेस्टिनेशन वेडिंग तक के आपके पूरा एवेन्यू है। आप जितना चाहे खर्चा करिए और शादी हो सकती है। लेकिन एजुकेशन जो है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो एकमात्र जरिया रहेगा जिससे वो एक इंडिपेंडेंटली पूरी जिंदगी अपनी जी सकेगी। तो एजुकेशन का एक नॉन नेगोशिएबल गोल है। आपके रिसोर्सेज कम भी पड़े तो भी आपको एजुकेशन के लिए जहां तक हो सके सेव करें। और जो प्रोडक्ट्स की बात कर रही हैं आप, अगर लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे मैंने कहा कि आपकी डॉटर अभी मान लीजिए 2, 3 या 5 साल की है और आपको पता है कि आपको 18 और 20 साल की उम्र में हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, आपके पास बहुत लंबा वक्त है, आपके पास 13 से 15 साल है, तो आप इक्विटी का फायदा उठाएं, एसआईपी के जरिए निवेश करें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन आपको बने, जिससे कम पैसों में आप ज्यादा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आप कोई डेट प्रोडक्ट या ऐसी कोई स्कीम ले लेते हैं जिसमें रिटर्न 5 या 6% आना है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर दैट एग्जाम्पल जिसमें लॉन्ग टर्म जो सेविंग्स प्लान होते हैं 5-6% से ज्यादा रिटर्न नहीं होता, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन सालाना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा वही कॉर्पस एक्यूमुलेट करने के लिए। जी चलिए, अब तो खैर इतना डेवलप हर कोई हो गया है कि अब एसेट एलोकेशन करे या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही सोचे तो वो कम से कम उसमें एजुकेशन और शादी दोनों को रखता है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जैसा कि हर्षवर्धन जी ने भी बताया कि एजुकेशन है तो सब कुछ है, तो इसलिए ज़रूरी है कि बेटियों के लिए भी प्लानिंग करे तो प्रॉपर एजुकेशन की प्लानिंग तो ज़रूर करनी चाहिए, उसके बाद आप आगे शादी की भी प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला अब शुरू करते हैं। हमारे पास पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, पंचम कुमार मिश्रा जी। पंचम जी पूछिए, क्या कुछ है आपका सवाल? हेलो जी पंचम जी पूछे, क्या कुछ है आपका सवाल?
हाँ मैडम, मैंने डिटेल भेजा है। मेरे पास 5 फंड है अभी, और मैं 10 महीने से उसको एसआईपी कर रहा हूँ मैं, और 2000 पर मंथ और एडिशनल एसआईपी करना है मुझे। हाँ, तो क्या 12 साल में मेरा 50 लाख का गोल हो जाएगा कंप्लीट क्या, या कोई चेंजेज है तो बताइए। ठीक है, तो पंचम जी का जो सवाल है वो ये है कि 5,000 की एसआईपी ये करते हैं हर्षवर्धन जी, और पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी अब तक अगर आप देखेंगे तो 50,000 हो चुकी है। 12 साल में 50 लाख का इनका टारगेट है। पोर्टफोलियो को लेकर इन्हें सलाह चाहिए। 2,000 की एडिशनल एसआईपी ये करना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने फंड भी आपसे पूछा है। तो पंचम कुमार मिश्रा का जो पोर्टफोलियो है वो भी मैं आपको पढ़ के बता दूं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इनके पास है, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड इनके पास है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड इनके पास है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड है। फंड्स तो इनके पास अच्छे हैं। एलोकेशन जो है वो एकदम कॉमन 1,000 का इन्होंने कर रखा है सारे ही अपने फंड्स में। तो क्या कुछ रहेगी सलाह इन्हें आपकी? तो वेल देखिए स्मिता, इनका करंट जो इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 रुपए और ये बढ़ा के इसे 7,000 करना चाहते हैं। तो वो अच्छी बात है कि जब मुमकिन हो आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहें। सिर्फ एक बात है कि अगर हम एस्टिमेट करें कि इनका इन्वेस्टमेंट अगर 12 से 14% के आसपास अगर रिटर्न इन्हें अगले 12 साल तक अगर मिलता है, तो इनका जो एंड कॉर्पस एक्यूमुलेट होगा वो करीबन 22 से 25 लाख होगा। सो थोड़ी निराशा जरूर होगी कि 50 लाख का टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। लेकिन मिश्रा जी, जो आप कर रहे हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, आगे जाते हुए भी जैसे आपके मुमकिन होगा आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिएगा। सो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप जैसे अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहेंगे आप लक्ष्य के बहुत पास में आ जाएंगे। जहां तक एडिशनल 2,000 रुपए जमा करने की बात है, आप और कोई फंड अपने नया फंड जोड़िए मत। जो आपके पास स्कीम्स है उन्हीं में से एक स्कीम में बढ़ा दीजिए। मैं आपको नाम भी बता दूं, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में जो आज की तारीख में आप 1,000 रुपया कर रहे हैं उसे आप 3,000 कर दीजिए। तो नया स्कीम नहीं जोड़िए, एग्जिस्टिंग स्कीम में ये 2,000 रुपया बढ़ा दीजिए। चलिए, तो पंचम कुमार जी, मौजूदा जो आपकी एसआईपी है उससे थोड़ा मुश्किल है आपके लिए 12 साल में 50 लाख का टारगेट हासिल कर पाना। तो आप अपनी इस एसआईपी को बढ़ाइए, अपने अकॉर्डिंग बढ़ाइए। आप चाहें तो उसमें स्टेप अप भी कर सकते हैं हर साल, या फिर आप चाहें तो एक बार अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं। जो 2,000 की एसआईपी आपने बढ़ाने का सोचा है, यानी कि 7,000 करने का सोचा है, उसको आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में लगा दीजिए, और जो 1,000 की एसआईपी आप अब तक कर रहे हैं उसको बढ़ाकर आप 3,000 कर दीजिए। अभी के लिए आपका ये इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको आपके लक्ष्य के नजदीक ले जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी एसआईपी को और बढ़ाएंगे तो फिर अपना वो टारगेट जो आपने लिए बना रखा है उसको आप अचीव कर लेंगे। तो चलिए, आप सलाह को मानिए इनकी और खूब मुनाफा कमाइए। हमारे साथ अगले कॉलर रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं दिल्ली से। रविंद्र, पूछे क्या कुछ है आपका सवाल? हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है जी। जी। तो मैम, मैंने ये अभी एसआईपी जस्ट स्टार्ट की है लास्ट 3 मंथ से। तो मैंने 6 अब देख पा रहे होंगे जी, बिल्कुल देख पा रहे हैं, पूछे। तो मैं 20 साल के होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, एंड पर ईयर मैं 10% इंक्रीज भी करना चाहता हूँ। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन 2 थे कि ये जो पोर्टफोलियो मैंने जनरेट किया है वो आज के सिनेरियो के हिसाब से बेस्ट है, एंड अगर मैं 10% इंक्रीमेंट करता हूँ पर ईयर तो मेरा 20 साल में कितना मतलब अचीवमेंट हो जाएगा मनी? ठीक है, तो 13,000 की इनकी एसआईपी है और 20 साल की इन्होंने निवेश किया है। कॉर्पस चाहते हैं कि कितना मिल जाए, वो जानना चाहते हैं ये, क्योंकि इन्होंने कुछ अपने से डिसाइड नहीं करके रखा है कि एक सेट टारगेट इन्होंने नहीं बनाया। जीआईसी म्यूचुअल फंड के बारे में इन्होंने पूछा है और पोर्टफोलियो का रिव्यू ये चाहते हैं। जो इनके फंड्स हैं हर्षवर्धन जी, वो भी पढ़ के बता देती हूँ मैं। कोटक इक्विटी ऑप्स फंड इनके पास है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड इनके पास है, निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड इनके पास है। 2,000 का एलोकेशन इसमें इन्होंने कर रखा है। इसके अलावा एचडीएफसी इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इनके पास है, मिराई एसेट टैक्स सेवर एक फंड इन्होंने ले रखा है, और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड 3,000, 2,000, 2,000 ये एलोकेशन है इनका। और इस एलोकेशन के साथ अच्छी बात यह है हर्षवर्धन जी कि ये स्टेप अप करने की बात खुद से कह रहे हैं, जो ये हर साल करना चाहते हैं एसआईपी में। क्या कुछ सलाह रहेगी इन्हें आपकी? सो देखिए स्मिता, पहली बात तो जो इनका पोर्टफोलियो है इसमें सिर्फ एक बदलाव करने की मैं सुझाव दूंगा, और वो मैं बता दूं रविंद्र कुमार जी, सिर्फ इसी के लिए मैं बदलाव बता रहा हूं ताकि आपका पोर्टफोलियो जो 6 स्कीम का है वो घट के 5 स्कीम हो जाएगा, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो एक स्कीम का मैं सुझाव दे रहा हूं कि आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड को बंद करें और अपना एसआईपी उतना ही अमाउंट का आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दें। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें स्कीम के परफॉर्मेंस को लेकर मैं आपको बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ,
सिर्फ इसी के लिए कह रहा हूं ताकि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा मेंटेन रहेगा। अगर आप ये स्कीम बंद करके एक दूसरी स्कीम में ऐड कर ले तो स्कीम सी 5 हो जाएगी, थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाएगा। अगर आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में कंटिन्यू करना चाहें तो बेशक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपने बताया कि आपको हर साल अपनी एसआईपी स्टेप अप करनी है, तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं आपके पास उसी में आप बढ़ाइएगा। अच्छी स्कीम्स है, अच्छी तरह डाइवर्सिफाइड है, आपको कोई जरूरत नहीं है कि और स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, तो आप इन्हीं में बढ़ा लीजिएगा। एक आपका सवाल था कि जीआईसी म्यूचुअल फंड के बारे में बताएं। सो जीआईसी म्यूचुअल फंड सन 2004 में कैन बैंक म्यूचुअल फंड के साथ मर्ज हो गया था, मतलब अक्वायर हो गया था, जो आज की तारीख में कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के नाम से है। अगर आपके पास पुराने कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह है तो प्रॉब्ली आपको उसको जाके चेक कराना होगा कि इसकी वैलिडिटी क्या है, रिडेम्पशन हुआ कि नहीं, और अभी कैनरा म्यूचुअल फंड आपको इसके बारे में बता पाएगा। तीसरा सवाल जो आपका ये था कि आपका कॉर्पस कितना बन जाएगा। सो वेल, अगर मैं सिर्फ बेसिक देखूं कि आपका जो 13,000 रुपए महीने का कर रहे हैं और 20 साल तक अगर आप करते रहे, स्टेप अप में इंक्लूड एक बार के ना भी करूं तो आपका करीबन 1.5 करोड़ के आसपास इकट्ठा होता है। तो अगर आप स्टेप अप करते हैं हर साल का, कितना करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन आप स्टेप अप जरूर करिएगा, छोटी रकम हो तो भी करिएगा। इसका जो कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो जितना हो सके आप स्टेप अप करिए। एग्जिस्टिंग अमाउंट भी अगर आप कंटिन्यू कर दें करीबन 1.5 करोड़ के आसपास बनता है। चलिए, तो कॉर्पस की जानकारी चाहिए थी रविंद्र जी को, और अच्छा खासा 1.5 करोड़ का कॉर्पस आपका बनता हुआ दिख रहा है 13,000 के हिसाब से, लेकिन आपने पहले ही स्टेप अप करने का जो रास्ता है वो चुना है और ये बेहतरीन रास्ता होता है। तो इससे आप और भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा। बाकी फंड्स में जिस तरीके की सलाह दी है इन्होंने, आप बने रहे और साथ ही साथ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में जो निवेश है आपका उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो रविंद्र जी, मुझे लगता है आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये शो, जिसमें हम देते हैं आपके हर सवाल का जवाब। और आज आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हर्षवर्धन रोंगटा जी। तो चलिए आगे, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं, मनोज कुमार, उनका सवाल लेते हैं। मनोज जी बताएं, क्या कुछ सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैंने एक सवाल भेजा था। मुझे ये पूछना था, मैं और मेरी वाइफ दोनों ना गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और मैं एक कॉर्पस बनाना चाहता हूँ अलग अलग पोर्टफोलियो में 20,000 का। कुछ मैंने फंड चूज करे हैं आप लोगों की एडवाइस से, है ना, लेकिन कुछ फंड्स में कंफ्यूजन है, तो उसके बारे में राय जाननी थी मुझे। ओके। 2 पोर्टफोलियो भेजे मैंने बना के ना, उसमें से दूसरा जो पोर्टफोलियो उस पे स्मॉल फंड में कंफ्यूजन है, दूसरे में मिड में कौन से लेना चाहिए, मैंने पूछा उसके अंदर। ठीक है, तो हर्षवर्धन जी, म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर सलाह की बात मनोज जी ने अभी जैसा कहा भी, 40,000 के 2 पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहते हैं। पत्नी और खुद के लिए जो निवेश है वो प्लान कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी। पीपीएफ में 10,000 मंथली निवेश करते हैं। पहला पोर्टफोलियो जो है जिसको लेकर इन्हें सलाह चाहिए, उस पोर्टफोलियो को अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो उस पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, इसके लिए इन्होंने सलाह चाहिए है। दूसरा जो पोर्टफोलियो है उसमें एचडीएफसी लार्ज और मिड कैप फंड है, एचडीएफसी मिड कैप ऑप्स फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है और साथ ही कोटक मल्टी कैप फंड है। ऐसा लगता है एचडीएफसी हाउस से कुछ ज्यादा ही प्यार है या, और अगर आप देखेंगे तो काफी सारे इन्होंने ऊपर से नीचे तक सजेशन में भी अपने और पत्नी के दोनों में एचडीएफसी को ऑप्ट कर रखा है। क्या कुछ रहेगी सलाह इन्हें आपकी? तो देखिए स्मिता, देखिए जो ये पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों कमाते हैं, इंडिविजुअल इनकम है, तो जैसी इनकम आती है उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एक पॉइंट है मनोज जी, आप 2 पोर्टफोलियो जरूर बना रहे हैं, वो इस कारण से बना रहे हैं क्योंकि दोनों इंडिविजुअल्स की सेपरेट इंडिपेंडेंट इनकम आती है, लेकिन आपके जो ऑब्जेक्टिव है एज अ फैमिली वो सेम है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं कि 20,000 की एसआईपी आप अपने नाम पे कर रहे हैं, उसमें आपने लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप ये अलग अलग स्कीम्स ले रखी हैं, मल्टी कैप ले रखी हैं, और उसी तरह से आपने अपने पोर्टफोलियो में भी मल्टी कैप स्मॉल कैप लार्ज मिड कैप ले रखी है। तो अगर दोनों पोर्टफोलियो हम साथ में मिला के देखेंगे तो डुप्लीकेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी। मेरी सलाह आपके लिए रहेगी कि क्योंकि आपकी फैमिली की ऑब्जेक्टिव कॉमन है, सिर्फ आप नाम अलग अलग कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आपको 4 स्कीम दोनों नाम पे लेनी है। आप 40,000 रुपीज को आप डिवाइड जरूर करें 20,000 पर हेड, लेकिन टोटल में 4 स्कीम्स लें जिसमें आपका लार्ज मिड कैप मल्टी कैप जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं पूरे हो जाए। इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो शायद नहीं दिखेगा, लेकिन कलेक्टिवली देखेंगे तो 4 स्कीम्स काफी है आपकी एक्सपोजर के लिए। क्योंकि अगर आप मल्टी कैप में 2 जन के नाम पे 5-5 हजार रुपए कर रहे हैं
अल्टीमेटली मल्टी कैप कैटेगरी में 10,000 रुपए जा रहा है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप सिर्फ 4 स्कीम्स लें। जो आपकी सिलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड स्कीम्स थी उनमें से मैं 4 सिलेक्ट कर रहा हूँ, और आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने नाम पे 2 स्कीम करें, अपनी वाइफ के नाम पे 2 स्कीम, और सभी 4 स्कीम से 10,000 रुपया करें तो 40,000 रुपया हो जाएगा आपका। तो जो स्कीम्स मैंने शॉर्टलिस्ट की कैटेगरी वाइज, HDFC मल्टी कैप फंड, इसमें 10,000 रुपया, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 10,000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में 10,000 और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो आपके पास मल्टी कैप, मिड कैप, लार्ज मिड कैप एंड स्मॉल कैप सारी आपके पास होगी। अब इनमें से कोई भी 2 स्कीम में आप करिए और कोई भी 2 स्कीम में अपनी वाइफ के नाम पे करिए, तो आपका एक होलिस्टिक पोर्टफोलियो बनेगा विद जस्ट 4 स्कीम्स, और जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाएगा। जी, तो मनोज जी, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। हर्षवर्धन जी ने कहा है कि 2 अलग अलग पोर्टफोलियो की आपको कोई जरूरत नहीं है, एक ही पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें आप निवेश करिए। आपकी और आपके पत्नी दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है, तो फिर फायदा भी एक साथ ही होगा। अब हर्षवर्धन जी, अब समय हो गया है हमारे शो में टॉप 4 फंड्स का, तो आज के लिए टॉप 4 फंड्स क्या कुछ हैं आपके? स्मिता, मैं इसे डिवाइड करूंगा कैटेगरी वाइज। स्कीम्स बहुत सारी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही स्कीम अच्छी है, लेकिन अगर हम एक बेस्ट लॉन्ग टर्म परफॉर्मर देखें, मैराथन रनर देखें, ना कि 100 मीटर स्प्रिंट की, तो मैं फॉलोइंग स्कीम्स बताता हूँ आपको। जो मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की है। ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है बट इक्वल वेट। व्हाइट ओक कैपिटल का मिड कैप फंड एंड ICICI प्रू मल्टी कैप फंड। तो चलिए, ये 4 पिक्स हैं आज हर्षवर्धन रुंगटा की तरफ से, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। चाहे आप नए इन्वेस्टर हो, चाहे आप पहले से इन्वेस्ट करते आ रहे हो, अपने सहूलियत के हिसाब से आप पोर्टफोलियो में से शामिल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और खूब मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और कॉलर्स के सभी सवालों का जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ योर मनी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।